नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज का अपना कौन सा टॉपिक रहने वाला है साथियों? टॉपिक नंबर 7। कौन सा रहने वाला है? टॉपिक नंबर 7 है। और इंग्लिश को देखकर घबराना मत, क्योंकि अपन पढ़ाएंगे किसमें? हिंदी में। जो अपना नोट्स की पीडीएफ रहेगी वो किसमें रहेगी? हिंदी में। अगर किसी को हिंदी में लिखना चाहता है कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश की पीडीएफ से, तो वो डायरेक्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ हिंदी में समझाता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, साथ के साथ में नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आज का अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है? टॉपिक नंबर 7 रहने वाला है। और क्लास कौन सी रहने वाली है साथियों? क्लास नंबर रहने वाली है 10। कौन सी रहने वाली है? क्लास नंबर 10। इसके बाद में ओनली कितने बचेंगे? 6 टॉपिक बचेंगे। बढ़िया बढ़िया अपने टॉपिक का आराम से अपन करवा देंगे। अब अपन बात करेंगे कौन से टॉपिक के बारे में? टॉपिक नंबर 7 के बारे में। क्या पढ़ना है अपने को इसमें पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स। किसके बारे में? सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स, ट्रीज, एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, फार्म वेस्ट, जो अपने रिसाइकलिंग है, इसके साथ ही वाटर कंजर्वेशन, इसके बारे में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। मेनली अगर बात करें तो इसमें क्या है साथियों? इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स, ट्रीज और एनिमल्स। मतलब किस किस का इंटीग्रेशन देखना है अपने को? इंटीग्रेशन देखना है क्रॉप्स का, इसके साथ ही अपने ट्रीज का, इसके साथ ही अपने को देखना है किसका साथियों? एनिमल्स का। साथियों, जब भी अपन एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री में फसलों के साथ में किसको अपनाते हैं? फसलों के साथ में अपन अपनाते हैं फसलों के साथ में पेड़ पौधों वृक्षों की अपन क्या करते हैं? खेती करते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? जिसको जाना जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से। मतलब पहला समझ में आया क्या कि फसलों, मेनली अगर बात करें तो फसल और वृक्ष इसमें क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो ये अपने क्या है साथियों? एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब जो अपने सस्ते विज्ञान की जो फसलें हैं उनके साथ साथ में अगर अपन वृक्षों की खेती भी करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री आपको समझ में आया? अब एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में अपन थोड़ा सा और समझते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आप सभी को पता है साथियों, जब अपन एक ही खेत में, ये अपना खेत है सही, इसमें अपन एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाए तो क्या फसल को नुकसान हो सकता है? क्या? कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप वृक्ष लगा दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, कोई जमीन का भी क्या नहीं कर रहा है? ये नुकसान नहीं कर रहा है। बाउंड्री पर अपन क्या लगा सकते हैं? वृक्ष लगा सकते हैं सही। और बीच में अपन ने फसलें बो दी। क्या बो दी? फसलें बो दी। तो ये क्या हो जाती है साथियों? एग्रो फॉरेस्ट्री। इससे क्या होता है? लाभ होता है। वो कैसे लाभ होता है उसके बारे में भी अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। अब देखो, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब ये क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को क्या करता है? बढ़ाता है। जैव विविधता को क्या करता है साथियों? बढ़ाता है। इसके साथ ही कि सर जैव विविधता में अगर बढ़ोतरी होती है, अगर इसमें बढ़ावा होता है, तो इससे क्या फायदा होता है साथियों? विकास की जो अगर बात करें ना, विकास का आधार है कि किसी भी अपन खेती में मान लो किसी में भी अगर डेवलपमेंट करते हैं ना, जैव विविधता होगी ना, तभी क्या पॉसिबल होगा? विकास पॉसिबल होगा। तो इससे क्या मिलती है? बायोडाइवर्सिटी मिलती है। मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या होती है? अधिकता होती है। सॉइल हेल्थ एंड इरोजन कंट्रोल। मतलब सॉइल हेल्थ अच्छी होती है। कैसे होती है? ध्यान से समझ लेना पूरे टॉपिक को। सॉइल हेल्थ का मतलब तो जानते हो ना, मृदा स्वास्थ्य। अब मृदा स्वास्थ्य में सुधार कैसे होता है? ये कोई वृक्ष है, यहाँ से इसकी पत्तियां वगैरह यहाँ पर मृदा में क्या होगी? मृदा पर जैसे ही गिरेगी, मृदा पर गिरने के बाद में इनका अपघटन होगा। अपघटन होने से कार्बन वगैरह विभिन्न पोषक तत्व किसको मिलेंगे? मृदा को मिलेंगे। मृदा को मिलने के बाद में वो मृदा में क्या उग रखी है? फसलें और उग रखी है, उन फसलों को क्या होंगे? ये प्राप्त होंगे। तो इससे क्या हो रहा है? सोइल हेल्थ बढ़िया हो रहा है। इसके साथ ही इनको पर बाउंड्री पर लगा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये एक तो एयर के द्वारा होने वाला, वायु के द्वारा जो विंड इरोजन है उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सही। इसके साथ ही इसकी जो जड़ें होती है, जड़ें बाहरी जो बाउंड्री है इसको कटाव, मतलब जो जलापर्दन होता है उसको होने से रोकती है। तो दो हो गए। इसके बाद में तीसरा आता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मतलब जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज कैसे? आज अगर देखो प्रेजेंट टाइम में
प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है वृक्षों की कटाई। मेन बात करें तो वृक्षों की कटाई। तो इसमें क्लाइमेट चेंज को ये क्या करता है? मिटिगेशन करता है एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है साथियों, एग्रो फॉरेस्ट्री में अपने वृक्ष लगाते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, और इस प्रकार से पोल्यूशन को ये क्या करता है? कम करने में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये क्लाइमेट चेंज को भी क्या करता है? कम करता है। डाइवर्सिफिकेशन इनकम सोर्स, मतलब इसका मतलब है कि विविधता, मतलब विविध क्या हो जाते हैं? सोर्स आ जाते हैं। ध्यान से समझना कि जैसे अपन एक तो फसल ही लगा रहे हैं, एक उसके साथ साथ में अपन वृक्ष भी लगा दिए, तो आपको पता है एक तो फसल से इनकम प्राप्त होगी और एक इससे प्राप्त होगी वृक्षों से। चाहे वृक्षों की लकड़ी वगैरह अपन बेचते हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो बेचते हैं, तो इससे भी क्या होती है? इनकम प्राप्त होती है। मतलब अलग अलग जगह से अपने को क्या होती है? इनकम आने लगती है एग्रो फॉरेस्ट्री से। इम्प्रूव्ड फूड सिक्योरिटी, मतलब जैसे फलों के वृक्ष वगैरह लगा दिए तो फल वगैरह भी अपने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही सस्टेनेबल लाइवहुड्स, मतलब इसके साथ ही अपन क्या करते हैं? जैसे ये अपन ने फसल और वृक्ष लगा लिए, इसके साथ ही पशुपालन करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं? टिकाऊपन में हेल्प करते हैं। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, मतलब एक तो कल्चरल और ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशन तरीके से अपन जो खेती करते आ रहे हैं उसको क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस और क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। किसके है? एग्रो फॉरेस्ट्री के। समझ गए होंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री अपने फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट भी थी, उसमें भी अच्छे से समझे होंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री में अपन ने समझा दिया, बस इतना ही पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो पूरा टॉपिक कैसे कैसे देगा, उसमें आपको सभी पॉइंटों के बारे में लिखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे आता है अपने क्या, ये अपन ने बात कर लिया पहले किसके बारे में बात की कि फसल, सही, और वृक्ष के बारे में तो मेनली अपन ने बात कर ली। पर इसके साथ में जब अपन पशुपालन भी करते हैं, इसके साथ में अपन पशुपालन भी करते हैं, मतलब लाइव स्टॉक भी अपन रखते हैं, तो बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग लाइव स्टॉक इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के साथ में लाइव स्टॉक भी अपन अपनाते हैं, मतलब पशुपालन भी करते हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहले आता है इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। ध्यान से समझना। अब ये नहीं है कि सर हम इसको याद करें, जो मैं आपको फैक्ट बताता हूं ना बस वो याद रखना है। इसमें देखो किस प्रकार से उत्पादकता बढ़ती है। जैसे ये अपना क्या है? ये अपना फील्ड है। क्या है साथियों? फील्ड है। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं? इसमें ये अपना पशुपालन की यूनिट है, यहाँ पर पशुपालन कर रहे हैं। ये अपने क्या है साथियों? ये अपने फील्ड है जिसमें अपन वृक्ष भी लगा रखे हैं और फसलें लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? फसलें लगा रखे हैं। तो सबसे पहले बता रहा है कि इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? ये पशुधन है, इनसे क्या प्राप्त होगा? गोबर वगैरह, गोबर की खाद वगैरह प्राप्त होंगे, सही, मूत्र वगैरह, सही। इनसे आप सभी को पता है जीवामृत बीजामृत इनसे ही बन रहा था, इनसे ही बीजामृत जीवामृत का निर्माण हो रहा था। तो अगर वो अपन फील्ड में अप्लाई करेंगे इन फसलों के लिए, इन वृक्षों के लिए, तो क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मतलब पोषक तत्वों का क्या बना रहता है? साइकिल, एक चक्कर बना रहता है। क्या बना रहता है? चक्कर बना रहता है। किस प्रकार से बना रहता है? ये अपना वही फील्ड है, वही अपने पशुपालन की यूनिट आ जाती है, ये अपना खेत है, सही। यहाँ पर फसलें वगैरह पेड़ वगैरह लग रखे हैं। इसमें देखो ये अपने पशुधन है। अब जैसे ही अपन यहाँ से क्रॉप की क्या करेंगे? कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में, कटाई करने के बाद में साथियों अपन क्या करेंगे? जैसे ही अपनी कटाई होती है, कटाई करने के बाद में ये जो अवशेष बचते हैं फसलों के, क्या बचते हैं? अवशेष बचते हैं। उन अवशेषों को क्या करते हैं? पशुओं को खिलाते हैं। किनको खिलाते हैं? पशुओं को खिलाते हैं। पशु खाने के बाद में क्या करेंगे? गोबर। क्या प्राप्त होगा? उनसे गोबर प्राप्त होगा। ये गोबर अपन किस में देंगे? फसलों में देंगे। फसलों से जो उपज प्राप्त होगी वो कौन खाएगा? पशु खाएगा। पशुओं से गोबर, गोबर फसलों में, सही। इस प्रकार का एक क्या बना रहता है? पोषक तत्वों का क्या बना रहता है? न्यूट्रिएंट साइकिल बना रहता है। पोषक तत्वों का एक चक्कर बना रहता है। इसके साथ ही वीड एंड पेस्ट कंट्रोल, क्या आ जाएगा? वीड एंड पेस्ट कंट्रोल।
इसका मतलब है जो पशुओं को अपन, जैसे कोई भी खेत है, पशुओं को अपन उसमें चरा देते हैं, मतलब ग्रेजिंग अगर करवा दी, तो ग्रेजिंग करवाने के बाद में क्या होता है साथियों, हाँ जी साथियों, आगे चलते हैं। एक कॉल आ गया था अर्जेंट, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। अब अपन समझते हैं आगे की ओर। स्टूडेंट्स का ही कॉल था, और ये कॉल था किससे रिलेटेड साथियों, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या आ रही है, समस्या आ रही है, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी वाले, इंग्लिश वाले तो डायरेक्ट इंग्लिश में है, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ वही पॉइंट आएगा, और जो समझ के आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। हिंदी वाले जो मैं समझा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहो, किसमें, हिंदी लैंग्वेज में। इतनी कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है ये टॉपिक। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्रॉन जो 1 to 2 जो अपनी नई सब्जेक्ट ऐड हुई है, इसके मटेरियल के लिए करते हैं कि सर हमारे को अवेलेबल नहीं हो रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है अपने जो ऐप है, ऐप पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा कोई अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और उसको पीडीएफ चाहिए, कुछ हिंदी मीडियम की है, उनकी अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको अवेलेबल हो जाएगी। मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी इश्यू है कि सर ये हमारे को समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, तो ये टॉपिक जो मैंने नंबर दिए थे 8690596638, इन नंबरों पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो। आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो साथियों बस इतना ही हम कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, सभी स्टूडेंट्स के पास में इस वीडियो को पहुंचा देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैटर नहीं मिल पा रहा है। मैटर मिल भी पा रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लास से एक बार उनको एक बार पहुंचा दीजिएगा, तो आपकी हेल्प हो पाएगी, उनकी भी हेल्प हो पाएगी साथियों। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है कि इंटीग्रेटेड, मतलब अपन एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ साथ में लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन भी अपन कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। वीड्स के कंट्रोल के बारे में बात की। इसमें क्या होता है साथियों, पशु है, वो पशु क्या करते हैं साथियों, जैसे अपने वीड्स है, खरपतवार है, अब उनको अपन क्या कर देते हैं, चरा देते हैं। इस फील्ड में क्या कर देते हैं, चरा देते हैं, उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, इस फील्ड की जितनी भी वीड्स है उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खाकर नष्ट कर देते हैं। तो ये इसमें भी क्या होता है, सब हेल्प होती है। इसके साथ ही अपन मिलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है साथियों
इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ। और इसमें आ जाएगा कि अगर बात करें जो अपने पेस्ट कंट्रोल है, तो ये पेस्ट कंट्रोल की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उनको भी क्या करता है, कम करता है। और साथियों जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश को एक बार आसानी से आप पढ़ोगे ना, तो आराम से आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपके पास में आएगी आपको समझाने के लिए, ऐसा लाइफ में कभी भी नहीं होगा। आपको इंग्लिश के पास में जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तब आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ। मतलब ध्यान से समझना साथियों, इसमें क्या होता है, इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ में होता है कि जो भी अपने जैसे गोबर की खाद है, गोबर की खाद में क्या मिलते हैं साथियों, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके साथ ही आपने सुना होगा इसमें क्या पाए जाते हैं, माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। आपको पता है ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मृदा में जैसे केचुए आ गए, तो केचुए मृदा की टिल्थ को क्या करते हैं, सॉइल की टिल्थ को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। इस प्रकार से ये सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। रिवीजन कर लेंगे एक बार, पूरे को समझ लीजिए। इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो जैव विविधता है, इसको क्या करता है साथियों, कंजर्वेशन, इसका क्या करता है, संरक्षण करता है। मतलब विभिन्न पादपों की चाहे स्पीशीज मान लो, विभिन्न जंतुओं की स्पीशीज मान लो, उनका क्या करता है, संरक्षण करता है, कंजर्व करता है। उनमें जैव विविधता, मतलब उनमें चाहे स्पीशीज की बात मान लो, चाहे स्पीशीज में क्या होता है, प्रजातियों में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। उसी को किस नाम से जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी के नाम से। और इस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी किसके द्वारा होता है साथियों, अपने एग्रोफॉरेस्ट्री और लाइव स्टॉक जो अपन दोनों को साथ इंटीग्रेटेड रूप से अपनाते हैं उसमें। अब ध्यान से समझना, इसको एक बार समझ लेना कि जैसे मान लो अपन एग्रोफॉरेस्ट्री नहीं बनाते हैं, अपन वृक्षों को नहीं लगाते हैं, तो वृक्ष की तो जाति लुप्त हो जाएगी, मतलब जैव विविधता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जीव अपन जैसे पशुपालन नहीं कर रहे हैं, तो पशुओं को पालन ही नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से अपन पालन ही नहीं करेंगे, तो उनमें जैव विविधता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्या है, बेनिफिट है। किसके बेनिफिट है साथियों, ये अपने इंटीग्रेटेड लाइव स्टॉक का, और इसके साथ साथ में किसका था साथियों, एग्रोफॉरेस्ट्री का। इसके बाद में अपने आता है साथियों, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, मतलब किसके बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है साथियों, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। ये जो बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म थी, कब दी गई थी साथियों, ये दी गई थी 1985 में। कब दी गई थी, 1985 में। इसमें है कि जो अपने प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, सही, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए और माइक्रोब्स आ गए। इनमें जो विभिन्नता पाई जाती है, इनकी प्रजातियों में, इनकी स्पीशीज में क्या पाई जाती है, इनकी प्रजातियों में जो वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी के नाम से। दोबारा से देख लेना, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स भी बोल सकते हो, इनकी प्रजातियों में, इनकी स्पीशीज में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, जो वेरिएशन पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, उसको जाना जाता है बायोडाइवर्सिटी के नाम से। और ये टर्म कब दी गई थी, 1985 में दी गई थी। बस इतना ही क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आता है टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली आती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। जब जब साथियों जो जेनेटिक है, क्या आता है इसमें, जो जेनेटिक है, जेनेटिक, और एक आती है स्पीशीज, एक क्या आती है, इकोलॉजिकल। सबसे पहले अपन देखते हैं किसके बारे में, स्पीशीज के बारे में। एक जेनेटिक आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, स्पीशीज आ जाएगा। तो पहले अपन जेनेटिक्स को ही समझ लेते हैं। जो जेनेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है, जब जेनेटिक रिसोर्सेस में, ध्यान से समझना साथियों, जब किसी भी प्लांट के, एनिमल के, इसके साथ ही अपने आ जाएगा माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीव। जब किसी भी प्लांट के, किसी भी एनिमल के, किसी भी माइक्रोब्स के
स्पीसीज में जेनेटिक रिसोर्सेस में क्या पाई जाती है, वेरिएशन या विविधता पाई जाती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जब किसी भी प्लांट के, एनिमल के और माइक्रोब्स के जो स्पीसीज है, स्पीसीज के जेनेटिक रिसोर्सेज में क्या पाया जाता है, वेरिएशन या विभिन्नताएं पाई जाती है, उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों, उसको जाना जाता है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से देखना, आगे की डेफिनेशन आएगी स्पीसीज डाइवर्सिटी, किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल और किसी भी माइक्रोब्स, किसी भी माइक्रोब्स की स्पीसीज में जो वेरिएशन पाया जाता है, जो विभिन्नताएं पाई जाती है, उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों, उनको जाना जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से। इसमें ध्यान रखना कि प्लांट, एनिमल, चाहे प्लांट की स्पीसीज हो, चाहे एनिमल की स्पीसीज हो, चाहे माइक्रोब्स की स्पीसीज हो, अगर उनमें वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती है, तो उनको स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में अपने आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या आती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जब पारिस्थितिकी तंत्र में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, वेरिएशन पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, उसको जाना जाता है अपने इकोलॉजिकल। मतलब जैसे प्लांट है, मतलब ध्यान से समझना इसको, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, सही। अब इसमें देखो, प्लांट, जैसे अपन बकरी देखें तो बकरी क्या खाती है साथियों, प्लांट को खाती है, सही। इसके साथ में कुछ कुत्ता होता है, कुत्ता किसको खाता है, कुत्ता एनिमल को ही खाता है। एक प्रकार की क्या बनी रहती है, फूड चेन बनी रहती है। क्या बनी रहती है, फूड चेन बनी रहती है। अगर इस फूड चेन में क्या होता है, इस फूड चेन में कोई भी वेरिएशन आता है, कोई भी विभिन्नताएं आती है, उसको जाना जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कि जैसे आप सभी को पता है आजकल क्या आ रहा है, वेरिएशन। वेरिएशन कैसे आता है, जैसे एक प्रकार का चक्र है। अब ये अपने बकरी है, सही, ये प्लांट को खाती है, सही। अगर ये प्लांट ही नष्ट हो जाए अपनी प्रकृति से, तो ये क्या हो जाती है, जैव विविधता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये इस प्रकार से एक फूड चेन में जो वेरिएशन पाए जाते हैं ना, उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों, उनको जाना जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है अपने फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग। क्या आता है, फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग। फार्म वेस्ट में क्या क्या आता है, ध्यान से देखना। फार्म वेस्ट में एक तो अपने क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं साथियों, एनिमल्स होते हैं। इसके साथ ही क्या होते हैं साथियों, अपने फसल अवशेष होते हैं। क्या होते हैं, फसल अवशेष होते हैं। क्या होते हैं साथियों, फसल अवशेष होते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें एनिमल से क्या क्या आ जाएगा, गोबर की खाद वगैरह आ जाएगा, सही, मूत्र वगैरह आ जाएगा। इसके साथ ही अदर अवशेष, मान लो मेन क्या आ जाएगा, एनिमल से अवशेष, जैसे गोबर की खाद वगैरह आ जाएगा, मूत्र आ जाएगा। इसके साथ ही क्या आ जाता है, फसल अवशेष वगैरह। तो सबसे पहले आता है कि इनका फार्म वेस्ट का अपन एक रिसाइकल कैसे करते हैं, मतलब उनको वापस से रिसाइकल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी। क्या आ जाएगी, वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी। अब साथियों एनिमल है, क्या है, एनिमल है, उनसे अपने को क्या मिल रहा है, काउ डंग मिल रहा है, मतलब गोबर की खाद अपने को क्या मिल रही है, गोबर की खाद मिल रही है। उसको अपन केचुओं के द्वारा, उसको अपन केचुओं के द्वारा क्या कर देते हैं, वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। तो पहला रिसाइकलिंग के तौर पर क्या आ जाएगा, वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी। क्या होता है सर वर्मी कंपोस्ट में, ये गोबर की खाद आपकी रख दी, सही, इसकी बेड वगैरह बना देते हैं, एक बेड के रूप में लगा देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, पानी डालते हैं और केचुओं को छोड़ देते हैं, और इसका जो टेम्परेचर वगैरह
वगैरह है वो मेंटेन करते रहते हैं। कुछ ही दिनों के बाद में क्या हो जाती है, वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। ये वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है, मतलब गोबर को किस में चेंज कर दिया, वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर दिया, अच्छी क्वालिटी वाली खाद में चेंज कर दिया। तो पहला रिसाइकलिंग हो गया। दूसरा अपने आता है, अब इसमें है ना आप फसलों के अवशेष वगैरह वो भी यूज कर सकते हो। इसके साथ में आता है अपने कि बायोमास रिसाइकलिंग। क्या आता है, बायोमास रिसाइकलिंग आता है। अब कि सर ये बायोमास क्या चीज आ गई, ये बायोमास होता है साथियों जो फसल है, फसलों का जो अवशेष है, जो एनिमल्स है, एनिमल्स का जो अवशेष है, जो गोबर की खाद वगैरह है ना, और इसके साथ ही अपन बात करें फसलों का अवशेष वगैरह, उन सभी को किस नाम से जाना जाता है, बायोमास के नाम से जाना जाता है। सही। अब कि बायोमास का यूज किस लिए करेंगे सर, कि बायोमास वो भी आ जाता है जैसे घास फूस वगैरह, कोई भी लकड़ी वगैरह, ये जो आते हैं ना फसलों में जो अवशेष है, इसके साथ ही पेड़ पौधों के अवशेष वगैरह, इनका यूज किस लिए करते हैं, इनका यूज करते हैं मल्चिंग के लिए। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, मल्चिंग का। क्या होता है, मल्चिंग का। तो मल्चिंग के लिए क्या लेते हैं, इनका यूज लेते हैं, इन बायोमास का। इसके साथ ही बात करें काउ डंग यूरिन फॉर्मेशन, मतलब जो काउ डंग है, जैसे गाय है, सही, गाय के गोबर को और यूरिन मतलब मूत्र को किस रूप में यूज में लेते हैं, गौमूत्र को अपन बीजामृत बनाने में क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। बीजामृत बनाने में क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। फिर आता है माइक्रोबियल इनोकुलेंट, मतलब फार्मर्स क्या प्रिपेयर करते हैं साथियों, ये माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स के तौर पर जीवामृत तैयार करते हैं। और जीवामृत में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लाभदायी क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि मृदा की सोइल हेल्थ और सोइल जो अपने क्वालिटी है, सोइल में जो फर्टिलिटी है, इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो माइक्रोबियल इनोकुलेंट के ऊपर किसको यूज में लेते हैं, जीवामृत, जिसकी पहले ही अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में आता है साथियों नेक्स्ट कवर क्रॉप्स और मल्चिंग आ जाएगा। मतलब जैसे फार्म वेस्टेज है, कोई भी फसल के अवशेष है, उनको किस रूप में ले लेंगे, मल्चिंग के रूप में ले लेंगे, कवर क्रॉप के रूप में या मल्चिंग के रूप में। कि सर मल्चिंग किसके लिए यूज में आता है, खरपतवारों को नष्ट कर देगा, कोई भी रोगाणु कीटाणु कीट वगैरह जो भी अपनी मृदा में है ना, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि अपन जब भी मल्चिंग करते हैं तो मृदा के आंतरिक का टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, और इससे क्या हो जाता है साथियों, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में आते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है साथियों, आपको पता है कि जो अपने गोबर की खाद वगैरह है, अपना खाद है, सही। अब वो गोबर की खाद जो भी अपने फार्म पर जो भी खाद तैयार होता है ना, उस खाद को अपने फील्ड में देंगे। किस में देंगे, फील्ड में देंगे। अब फील्ड में आप क्या कर दो, मिक्स्ड क्रॉपिंग अपना दो। क्या अपना दो साथियों, मिक्स्ड क्रॉपिंग अपना दो। क्या अपना दो, मिक्स्ड क्रॉपिंग अपना दो। उससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फिर इसके बाद में आता है लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन, मतलब आप क्या करो, जो फील्ड है, जैसे फसल का अवशेष मिल रहा है, जिसका मिल रहा है, फसलों का अवशेष मिल रहा है, अब उस अवशेष का रिसाइकलिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पशुपालन करना पड़ेगा। क्योंकि पशुओं को खिला देंगे, क्या कर देंगे, पशुओं को खिला देंगे। तो क्या करते हैं, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन करते हैं। वाटर और मॉइस्चर कंजर्वेशन, मतलब जैसे मल्चिंग से अपन क्या कर सकते हैं, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो आप, या जो अपने मॉइस्चर है, मॉइस्चर का कंजर्वेशन, नमी का संरक्षण किससे करते हैं, मल्चिंग करके। और वाटर का अगर कंजर्वेशन करना है तो वो किसके लिए आ जाएगा साथियों, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो या फिर ड्रिप इरिगेशन आप अपनाओ। तो ये क्या है साथियों, फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग। क्या आ जाएगा, फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है वाटर कंजर्वेशन। किसको देखते हैं, वाटर कंजर्वेशन के बारे में अपन समझते हैं। तो इसको तो आप छोड़ दो, क्योंकि अपने पहले पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है। कहां पर पढ़ा हुआ है सर, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। कौन सी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसमें जब वाटर हार्वेस्टिंग मैंने करवाया था, वाटर हार्वेस्टिंग मैंने करवाया था, तो उस टाइम मैंने क्या बताया साथियों, उस टाइम मैंने बताया था वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी। किसके बारे में बताया था, वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी बताया था। याद हो तो मैंने बताया था मल्चिंग के बारे में,
इसके बारे में बताया था, मल्चिंग के बारे में बताया था, आच्छादन के बारे में, किसके बारे में, आच्छादन के बारे में, किस प्रकार से नमी का कंजर्वेशन होता है, और भी मैंने विभिन्न प्रकार के क्या बताए थे, मेथड बताए थे। तो ये आज की क्लास में जितने भी अपने बेसिक पॉइंट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। और स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सफिशिएंट है साथियों। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा रहा हूं ना, अगर इतने कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो और पूरी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट वाइज समझ के हुए चलते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास में शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।